अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने के कारण कड़ी पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा दी। इनके नाम हैं अल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, रामनिकाल्स एस गोसालियाज एंड कंपनी, पर्सिस्टेंट पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड और अगली कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के साथ तेल व्यापार करके उनके खिलाफ बने कानून का उल्लंघन कर रही है। प्रवीण सर, अमेरिका का कहना है कि इससे ईरान को होने वाली कमाई से मिडिल ईस्ट में अशांति फैल रही है। सर, सबसे पहले पाबंदी का क्या मतलब है, ये समझाइए। देखिए, पाबंदी जाहिर तौर पर इन कंपनियों के लिए कारोबार करना, इन कंपनियों के लिए दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हों या खुद यूएस के साथ या बाकी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करना, लेन देन करना, वो सब में अच्छी खासी मुश्किल आने वाली है। और ये जो कदम उठाया गया है अचानक से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा या अमेरिका ने जो उठाया है, ये वाकई एक बेहद महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि अब तक भारत को एक तरह से चाहे ईरान हो चाहे रूस हो, उस पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनसे रियायत मिलती रही थी। चाहे भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था, क्रूड खरीद रहे थे वहाँ से, और उसके बावजूद अमेरिका के जो बाकी देशों पे प्रतिबंध थे रूस के ऑयल को लेके, वो भारत पर उस तरह से लागू नहीं थे। उन पर एक तरह से अमेरिका ने छूट दे रखी थी। अब रातों रात जिस तरह से 2-3 बड़े स्टेप उठाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, वो वाकई बड़ी चिंता पैदा करते हैं। पूरे के पूरा एक तरह से जो मैं समझता हूँ जिस चीज़ को, कि पूरा डायनेमिक्स अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है भारत और यूएस रिलेशंस का भी। जी प्रवीण सर, इन 6 कंपनियों पर यह आरोप है कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है, उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ आपको, कि जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच करीबन $84 मिलियन से ज़्यादा की ईरानी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे हैं। और इसमें अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी की बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि $51 मिलियन से ज़्यादा के ईरानी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिथनॉल शामिल है। तो कंपनियों का जो आयात निर्यात वाला मामला है उस वजह से ये पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सर देखिए, हाल के वक्त में इस तरह की जो कार्रवाई है, चाहे आप यूरोपियन सैंक्शंस को देख लीजिए जो नायरा पे जिस तरह के लगे, जिसमें 49% स्टेक रोजनेफ्ट का है, अभी तक नहीं लगा। इस पूरे 2-2.5 साल 3 साल का अगर हम ड्यूरेशन देख लें रूस यूक्रेन की जंग का, तो किसी भी इंडियन ऑयल कंपनी पे किसी तरह के सैंक्शन नहीं लगे। पहली बार ऐसा हुआ जब नायरा पे एकदम से प्रतिबंध लगे। उनके जो जहाज़ थे जिस पे लद के रिफाइंड ऑयल जाना था, पेट्रोल डीजल जाना था, उसको बिना भरे उनकी रिफाइनरी से वापस चले गए वेसल्स। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सारा एकदम से उनको दी जाने वाली अपनी सर्विसेज रोक ली। हालांकि बाद में बात आई कि बहाल कर रही कंपनी सर्विसेज को। और अब 6 कंपनियां ये हो गई, अमेरिका का 25% का टैरिफ और उसमें प्लस इस चीज़ का कि आप जो रूस से ऑयल और आर्म्स खरीद रहे हैं उसका पेनल्टी अलग से। जी। तो आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में एकाएक पूरी तस्वीर हमको बदलती हुई दिखाई दी है विशाल। सर, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आज भारतीय रुपए पर देखने को मिला। ऑल टाइम लो के आसपास है, 87.71 के आसपास आज सुबह में खुलता हुआ नज़र आया। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि और भी जो फैक्टर्स हैं वो उसके डायनामिक्स बदलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि आज शेयर बाजार की भी बात करेंगे, आगे की चर्चा के विषय जो हम लोग करेंगे सर। लेकिन सर, गिरते रुपए पर भी अगर आपसे कोई कॉमेंट अगर हम ले पाए। नहीं, रुपए के लिए तो जिस तरह की जो पूरी परिस्थिति बनी है उसमें रुपए के लिए थोड़ी मुश्किल फिर से बढ़ती दिखाई दी है। और रुपए क्या और गिर के किस लेवल पे पहुंचेगा, इसको लेके आशंकाएं जरूर पैदा होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेड को लेके भारत पर अचानक से एक बड़ा जो ट्रंप की तरफ से एक जो है एक्शन लिया गया है, और जाहिर तौर पर रुपए पर उसका नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रवीण सर, इस पिक्चर में पाकिस्तान को लाते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ अब बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी का भी चुनाव किया जाएगा। तमाम तरह के फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं और मजाकिया अंदाज में ट्रंप के द्वारा कहा गया कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान जो है भारत को तेल बेचेगा। तो सर, ये स्टेटमेंट देना, मतलब आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान से प्यार और भारत से तकरार।
ये इस पूरी स्टोरी का थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि एक चिंताजनक पहलू है पूरे, अगर हम पूरा ट्रंप का और पूरा जो ट्रेड के अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, तो पिछले साल से लेके इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए और उससे बाद से लेके अब तक ये सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जी। और शुरुआत इसकी हुई है मई से, जब 9 और 10 मई के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुई दोनों देशों के बीच में, तो ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने चलाया और उसके बाद जब ट्रंप साहब का बयान आया कि मेरे कहने पे ये पूरा सीज़ फायर हुआ है और भारत सरकार ने उसको आउटराइटली जो है वो कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट किया, खारिज किया, वहाँ से लेके संसद तक प्रधानमंत्री ने, चाहे गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, जितनी बार बयान दिए गए, साफ तौर पे कहा गया कि हमने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की। और ट्रंप 28-29 बार इस बात को कहते हुए चले, लेकिन उस पूरे ये जो बहस एक तरह से मैं कहूँ कि पैदा हुई, इसने अमेरिका और क्या भारत के बीच में संबंधों को तल्ख बनाया। और इस चीज़ को देखो, हम बार बार अपने 2-3 बार या 4 बार मनी सेंट्रल में जब भी डिस्कशन हुआ है चुके, तो इस चीज़ की ओर हमने इशारा जरूर किया कि अब ट्रेड डील को लेके वैसा उत्साह या वैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, और अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह से जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेके अब एक डेडलॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी। अब प्रवीण सर, माफ़ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि जेडी वेंस साहब का फ़ोन आया, 1 घंटे तक मैंने उठाया नहीं, उसको रिसीव नहीं किया, उसके बाद मैंने जब बातचीत हुई तो तमाम तरह की बातें कही गई, उसके ठीक 1 दिन के बाद इतना कड़ा रुख अपनाना, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के बयान का जरूर संसद में दिया और उसका असर है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बनना पहले से तैयार हो गई थी और काफ़ी पहले से, और ख़ास तौर पे मई की शुरुआत से इसकी पृष्ठभूमि बनती हुई हम देख सकते हैं जब ये बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार ये कहा कि हमने ये किया है और सरकार की तरफ से इसका खंडन किया गया, इसकी पृष्ठभूमि तभी से बनना शुरू हो गई थी विशाल। अब जो चीज़ें निकल के सामने आई है, एक रात पहले 25% का टैरिफ और पेनल्टी की जो पूरी बात है जो हमने कही, उसके साथ पाकिस्तान को, और देखिए उसी बीच में 1-2 चीज़ें और हुई हैं। पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, COAS हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको अमेरिका ने व्हाइट हाउस में बुलाया, उनको डिनर पे इनवाइट किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, फॉर्मली किया। अब इन्होंने कहा है कि साहब हमने पाकिस्तान के साथ एक डील को क्रैक कर लिया है। 29% का टैरिफ पाकिस्तान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 2 अप्रैल को जी। अब वो 10% या उसके आसपास का टैरिफ रहेगा, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। दोनों देशों के अफसर इस चीज़ की तस्दीक भी कर रहे हैं जी। इसके साथ बड़ी चीज़ ये है कि जो ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व हैं उसको लेके माना जा रहा था कि पाकिस्तान के पास एक लार्ज क्वांटिटी में ऑयल के जो है ऑफशोर रिजर्व मौजूद हैं। उनको एक्सप्लोरेशन उनका इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, सेकंड चीज पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी है। वही तो मेरा अमेरिका पाकिस्तान को के जो पूरे ऑयल वेल्स है या कुएं हैं जो तेल के जो निकलेंगे हैं कि नहीं, ये भी बाद में पता चलेगा। उसके जरिए हासिल क्या करना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में चाइना ऑलरेडी से हैवीली इन्वेस्टेड है। सीपैक को देख लीजिए, सीपैक को देख लो, अब वहाँ के डैम्स, वहाँ की जो क्या नाम, वहाँ के ग्वादर बंदरगाह को देख लीजिए। तो पाकिस्तान में चाइना ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड है। चाइना और अमेरिका के बीच में रस्साकसी है। अमेरिका ऐसे वक्त पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या पाकिस्तान में एंटर कर रहा है जबकि एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया, बाकी की दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हुआ ड्यू टू इट्स टेररिस्ट और वाली जो पूरी पॉलिसी है टेररिज्म को एक फैक्ट्री के तौर पे यूज करना। 90s के फेज के बाद पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है जी।
अब उसके साथ एक सवाल पैदा होता, थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली सर, मेरा भी वही सवाल था बिजनेस कि के मरती हुई अर्थव्यवस्था सर, आटा जहां 500 रुपए किलो हो, दूध अगर 1000 रुपए किलो हो, पेट्रोल हो, नहीं, वो इन मसला सब में- नहीं है, इन सब में तो मसला पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बल्ले-बल्ले हो गई पाकिस्तान सर। नहीं, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी मसला है ही नहीं, इकोनॉमी में पाकिस्तान की में दिलचस्पी नहीं है, नहीं, ना इससे अमेरिका फायदा की हो गया ना सर। ना अमेरिका की ना चाइना की। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करना दोनों देशों का मकसद नहीं है। ओके, पाकिस्तान की अहमियत उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। अफगानिस्तान, ईरान, इधर चाइना से कनेक्टेड है, उधर भारत के साथ। तो पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जो एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। अगर आप 90s में जाएंगे, जब तालिबान ने जब अफगानिस्तान में जब सरकार थी वहाँ पे, जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ फेंका, तब वो जो मुजाहिदीन लड़े थे वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए थे, और ट्रेंड किया था CIA ने, पूरा उसमें फंडिंग थी। उसके बाद से 90s के दशक के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। और आप एक बात और याद रखिए कि अभी अगस्त 2022 में ही अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस ने पूरा का पूरा पुल आउट किया है, सर उस समय बाहर निकले हैं। इतना भयंकर विजुअल्स आया था सर, एयरप्लेन में लोग जो है दौड़ते भागते हुए दिखे थे, गिरते पड़ते हुए दिखे थे, लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। तो वो अभी आप 2 साल 2.5 साल पहले अफगानिस्तान से आपने एग्जिट किया है, अब क्या पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान में एंट्री के जरिए अमेरिका किस तरह के स्ट्रेटेजिक गोल्स को देख रहा है, और उसकी कॉस्ट कितनी बड़ी है? क्या एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले कंट्री के साथ खड़े होकर भारत के साथ एक तरह से कहें कि तल्ख रिश्ता करके क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, वो एक बड़ा जो नया डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि वो बेहद अहम है जी। लेकिन इन सब के पीछे कारण ये माना जा रहा है, जो ट्रम्प साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है भर भर कर जो है जितने भी आप अपने जो डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो आप रशिया से खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह बताई गई। उसके बाद कहा गया कि क्रूड ऑयल आप खरीद रहे हैं। इसी के साथ सर ट्रम्प साहब ने एक और बयान दिया कि रशिया और इंडिया की जो इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी है, तुम लोग अपनी इकॉनमी, मरती हुई इकॉनमी में कुछ नहीं कर सकते और ये गर्त में जाती हुई दिखेगी। ये बहुत ही मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ सर कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है भी या नहीं। पार्लियामेंट्री वर्ड से अलग देखिए, एक तो बात ये है कि ट्रम्प कुछ भी बोलते हैं, दूसरी बात ये है कि माय डियर फ्रेंड पहले ट्रम्प कई बार ये कह चुके कि हम इस बात को समझते हैं, या अमेरिका इस बात को कह चुका है कि हम इस बात को समझते हैं कि भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं, और भारत के लिए जो पूरा जो मिलिट्री जो प्लेटफॉर्म हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म है, उसमें से रशिया को बेदखल करना आसान नहीं है, जो क्योंकि बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वो रशियन इक्विपमेंट और उसका बना हुआ है जी। तो ये बात अमेरिका पहले कह चुका, और उसी वजह से जब आप रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो अमेरिकन सैंक्शंस भारतीय कंपनियों पे नहीं लगे, और भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या रिफाइनर जो हैं, वो रशियन ऑयल पर बड़े पैमाने पर उन्होंने खरीदारी की इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि अच्छा खासा उसमें वो मिला, डिस्काउंट मिला। तो अब अचानक कहना कि, और अमेरिका को ये लगता है कि भारत और चीन दोनों जो जिस तरह से तेल खरीद रहे हैं रूस से, वो रूस की इकोनॉमी को खड़ा रखे हुए हैं दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद। नहीं, वो कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को पूरी दुनिया चाह रही है कि खत्म करें, और ये उन लोगों को फंडिंग दे देकर, पैसा दे देकर ये चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। ये भी आरोप लगाया गया। ऑयल तो नहीं, लेकिन गैस तो पूरा यूरोप ले रहा है रूस से, अभी भी ले रहा है। तो वो तो उस डुअल स्टैंडर्ड को लेके तो जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो कई बार कह चुके हैं जी। तो ये अमेरिका की दरअसल पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए, या कहें कि ईगो है इस तरह का कि जिसमें अब भारत को छोड़ के पाकिस्तान जैसे तबाह मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है अमेरिका। जी, मेरे पास 2 आंकड़े हैं सर, उसको मैं, बड़ी दिली इच्छा है कि उसको मैं ऑन स्क्रीन बोलूं। जो आप कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है, तो IMF के आंकड़ों के मुताबिक मैं इस आंकड़े को गलत साबित करता हूं। कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था IMF के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2025 में और 2026 दोनों में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
ये कहा जा रहा है, जबकि अमेरिका की इकॉनमी की हालत ये है कि 1.9 और 2% रहने का अनुमान जताया जा रहा है सर। कैलेंडर ईयर के दौरान भी अगर बात की जाए सर, तो भारत जो है 2025 में 6.7% की दर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आ जाइए ग्लोबल इकोनॉमीज की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमीज के 2025 का अनुमान है सर, किस दौरान कहा जा रहा है कि 3% के रेट से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका समेत जितने भी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो ग्रोथ है वो 2% के नीचे रहने का अनुमान है। चीन की हालांकि 4.8% के आसपास के रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों पर सर अगर आपका एक कमेंट मैं तो केवल एक इसमें एक बस इंटरवेंशन एक इस बात का दूंगा कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी इतनी ग्रोथ तेज कर रही थी और बाकी सारी चीज़ें थी, और या भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी उनके हिसाब से है, तो डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब से लेके अब तक उनका जो सबसे बड़ा नारा है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब अमेरिका भी तो ग्रेट नहीं रहा। एग्जैक्टली। चाहे आप आर्थिक सुपर पावर के तौर पे देख लीजिए, चीन को के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप बाकी पैरामीटर्स में देख लीजिए, अमेरिकन इकोनॉमीज के सामने ज़्यादा बड़ा संकट है। 1.5% या 2% की ग्रोथ को हासिल करने का जो स्ट्रगल है, हाइपर इन्फ्लेशन का स्ट्रगल है, और नौकरियों का और बाकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी को बचाने का स्ट्रगल दरअसल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौजूद है। आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है भाई, 0.2% के आसपास है, और जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज की आप बात करें, आप उनकी स्थिति क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख लीजिए, तमाम दुनिया भर के फंड मैनेजर्स की बात सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसा लगाने की बात नहीं है। अब सारा ध्यान जो है, मैं कैश के साथ बैठा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि कहां एक अच्छा मौका आएगा इमर्जिंग इकोनॉमीज में कि मैं पैसा लगाऊं। उसमें अब देखिए, आज 2 बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, एक नोमरा की रिपोर्ट आई है और एक रिपोर्ट आई है बार्कलेस की जी। और इसमें यह कहा गया है कि जो टैरिफ का जो झटका है वो 20 से 30 बेसिस पॉइंट का हो सकता है भारतीय इकोनॉमी पे। लेकिन बार्कलेस की रिपोर्ट में एक खास बात ये कही गई है कि भले ये झटका लगा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी असल में इंट्रोवर्ट टाइप की इकोनॉमी है, जहाँ पे कि जो इंटरनल डिमांड है, इंटरनल कंजम्पशन जो है वो पूरी ग्रोथ को ड्राइव करता है, रेजिलिएंट है। 6.5%, 7%, 8%, 9.2% तक की जो ग्रोथ को जो हमने देखा है, उसके पीछे दरअसल बड़ा जो फैक्टर है वो 140 करोड़ की आबादी है, जो कि तेज़ी से जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और जो एस्पिरेशनल जिसका वो है, तो वो एक आबादी दरअसल देश की इकोनॉमी को बचा के रखेगी। वो उसकी 6.5% की या 6.4% की ग्रोथ को लाने में मददगार साबित होगी। तो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं या बैंक्स हैं वो भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ्स का भारत पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। भारत के 2 प्रमुख सर जो पॉलिसी रिसर्च, और यही वजह है कि आज मार्केट्स भी शुरुआत में गिरे 0.5% के आसपास, और उसके बाद बाजार फिर रिकवर करके एक तरह से बाजारों ने इस चीज को पचा लिया कि ठीक है, कोई नहीं, 25% टैरिफ गुड, वी कैन हैंडल इट। एग्जैक्टली सर। नहीं, इस पर सर एक भारत के 2 प्रमुख जो पॉलिसी रिसर्च टैंक है, NCAR यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इन लोगों का भी मानना है सर कि ट्रंप के नए टैरिफ से इस फाइनेंशियल ईयर में GDP को 0.2% से लेकर 0.5% तक का नुकसान पहुंच सकता है, यानी 6.5-7% के आसपास रह सकते हैं। अगर झटका लगेगा तो 6% या 6.25%। माना यह भी जा रहा है कि अब चूंकि ये जो झटका आ रहा है, इसके बाद RBI और ईज कर सकता है, यानी और रेट कट जैसे या लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने जैसे स्टेप उठा सकता है, ताकि डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो। अगर आप, और वही क्रम है कि आज सरकार की मीटिंग हुई, आज तमाम तरह की सरकार का बयान भी आया, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल का, और भारत अब दूसरे ठिकाने ऐसे देख रहा है जहां पे इन चीजों को कंपनसेट किया जा सकता है। पूरे ठिकाने में सर यूरोप, दूसरे देश हो गए आपके, तमाम देश हैं जिनके साथ लगातार अभी मोदी जी का भी कई देशों का दौरा हुआ था। तो भारत अब दूसरे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहा है जहां पे कि इसका इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है।